पाठ 8 इक्विटी सभी परिसंपत्ति वर्गों में सबसे गलत समझा गया। स्टॉक कोई लॉटरी नहीं है जहां कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं। एक गणित और विज्ञान है, और लेने का एक तरीका है सुरक्षित रूप से जोखिम। यह मेरा पसंदीदा एसेट क्लास है, लेकिन मैं सीधे शेयर नहीं खरीदता। यह वाकई शेयरों में सीधे निवेश के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण और इक्विटी एक्सपोजर प्राप्त करना। सबसे कठिन सीख इक्विटी के आसपास है। जैसा कि इसे धन के धीमे निर्माता के बजाय जुआ समझना गलत समझा जाता है। इक्विटी है धीमी गति से पकाएं और इंस्टेंट नूडल्स नहीं। इक्विटी को समझने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई व्यवसाय कैसे काम करता है। वहाँ हैं दो तरीके जिनसे उद्यमी अपने व्यवसायों को निधि दे सकते हैं, ऋण और इक्विटी। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त दिल्ली में सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है, लेकिन वो इसे बनाती है उसके दोस्तों और परिवार के लिए घर। आप और अन्य उसे अंडे देते हैं और वो सेट करती है छोटी घरेलू टेकअवे सेवा। बिरयानी की डिलीवरी एक हिट है। वो यह करना चाहती है व्यवसाय का विस्तार करें। वो देश के विभिन्न भागों में 5 रसोई स्थापित करना चाहती है, शहर और व्यापार को 5 गुना बढ़ाएं। अब उसे रसोई परिसर किराए पर लेना होगा और लोगों को किराए पर लेना होगा और प्राप्त करना होगा अधिक उपकरण। इस विस्तार की लागत 30 लाख रुपए है। वो उधार ले सकती है एक बैंक से पैसा, लेकिन आप और कुछ और दोस्त उसे दांव पर लगाने का फैसला करते हैं। 4 आप में से प्रत्येक 5 लाख रुपए का योगदान देता है, वो और 10 लाख रुपए डालती है। यथानुपात पर आधार पर आप में से प्रत्येक के पास अब बिरयानी व्यवसाय का एक टुकड़ा है। वो 2 बार आपका मालिक है, छठा हिस्सा। आप चारों के पास एक शेयर है और व्यापार में उसके 2 शेयर हैं। व्यापार अच्छा करता है। वर्ष के अंत में लाभ 12 लाख रुपए है। प्रत्येक कारोबार में शेयर 2 लाख रुपए का लाभ कमाता है। आप घर नहीं लेने का फैसला करते हैं, लाभ होगा, लेकिन इसे व्यवसाय में और निवेश करें। 12 लाख रुपए के मुनाफे से वो और भी किचन खोलती हैं। वर्ष में लाभ 20 लाख रुपए है। एक मित्र विदेश जा रहा है और अपना हिस्सा बेचना चाहता है। उन्होंने 5 लाख रुपए का भुगतान किया था अपने हिस्से के लिए और अब बेचने को तैयार है। क्या वो 5 लाख रुपए या उससे अधिक में बेचेगा? अधिक, सही, क्योंकि कंपनी लाभदायक है और उसने मूल्य एकत्र किया है, कीमत जिसे वो 5 लाख रुपए से ज्यादा में बेचेंगे। अगर आप उसका हिस्सा खरीदना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस बिरयानी व्यवसाय में मुनाफा कमाने की क्या क्षमता है और फिर आप प्रस्ताव देगा। आप गणित करेंगे और 8 लाख रुपए देने को तैयार हो सकते हैं। यह 3 लाख रु अपना लाभ बनाया है। उसने 5 लाख रुपए का निवेश किया था और वो अपना हिस्सा रुपए पर बेच रहा है 8 लाख। स्टॉक की भाषा में कैपिटल एप्रिसिएशन का यही मतलब होता है। बाजार शेयरों का मूल्य किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक के खरीदार के लिए आगे मूल्य दौलत है। तो आदमी बिकता क्यों है? के लिए कई कारण। शेयर की कीमत विक्रेता द्वारा लक्षित संख्या से टकरा सकती है। वो हो सकता है पैसे की जरूरत है, वो मूल्य नहीं देख सकता है, अब वो और विस्तार करना चाहती है। उनकी बेटी ने अभी MBA किया है और इस किचन बिजनेस को कॉर्पोरेट मल्टी सिटी चेन में बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अब 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह पैसा कैसे जुटाया जाए? फिर से वे कर सकते हैं बैंक जाएं या वे इस कंपनी को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे बिरयानी कंपनी के शेयर किसी को भी बेच सकते हैं जो देखता है में मूल्य है और अपने व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहता है। प्रत्येक मूल शेयर जो 5 लाख रुपए का मूल्य था अब कई शेयरों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक के साथ 10 रुपए का अंकित मूल्य। लेकिन जब वे जनता को अपने शेयर बेचते हैं, तो वे अंकित मूल्य या पर नहीं बेचते हैं शेयर का मूल मूल्य, लेकिन प्रीमियम पर।
लाभ कमाने वाला व्यवसाय अब प्रीमियम पर बेचेंगे, न कि 10 रुपये प्रति शेयर पर। क्या होगा यह प्रीमियम? इस व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। प्रबंधन विशेषज्ञता, बाजार में प्रतिस्पर्धा और कई अन्य कारक। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उन्हें कैसे खोजें? फर्म जो इक्विटी जुटाना चाहती हैं पूंजी स्टॉक एक्सचेंज में जाती है। यह एक ऐसा बाजार है जहां फर्म स्वयं को प्राप्त करती हैं सूचीबद्ध। इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज में स्वच्छता के कुछ बुनियादी नियम हैं कि फर्म से चिपके रहना चाहिए। एक स्थानीय बाजार के बारे में सोचें जो नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है। नियम है कि प्रत्येक दुकान में एक पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। कुछ साफ सफाई रखनी चाहिए। बाजार बंद होने के समय का पालन करना चाहिए। दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे का ब्रेक अवश्य देना चाहिए कर्मचारी। और इतने पर। नियम का पालन करने वाले दुकानदार ही दुकान खोल सकते हैं। इस शेयर बाजार के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध होना चाहिए। मैं इन नियमों के विस्तृत अध्ययन में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें इस स्तर पर जानें। लेकिन आपको यह याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे बाजार बढ़ता है और घटनाएं घटती हैं, खेल के नियम भी बदल जाते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज में एक निरीक्षण प्राधिकरण को पूंजी बाजार नियामक कहा जाता है। भारत में यह इकाई है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी कहा जाता है। सेबी इक्विटी बाजार के आसपास खेल के नियम स्थापित करता है। स्टॉक एक्सचेंजों उनका पालन करना होगा। सूचीबद्ध फर्मों को सेबी और स्टॉक का पालन करना होगा। विनिमय नियम। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जब हम निवेश के बारे में बात करते हैं इक्विटी में, हम सड़क पर जुए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह वैध है नियमों के साथ बाजार। खुदरा निवेशक जो शेयर बाजार में बड़ा नुकसान करते हैं, वे लोग हैं जो नहीं करते हैं उन नियमों का पालन करें जिनका छोटे निवेशकों को पालन करना चाहिए। याद रखें, वहाँ है पेशेवर जिनका दिन का काम फर्मों और बाजारों को डिकोड करना है। यदि आप अंशकालिक कभी कभार निवेशक सोचें कि आप उन्हें मात दे सकते हैं, आप या तो बहुत भाग्यशाली हैं या भ्रमपूर्ण। 2 सेंसेक्स क्या है? बचने के लिए आपको बंगाल की खाड़ी में एक गहरी चट्टान के नीचे रहना होगा। मिस्टर सेंसेक्स से मुलाकात वो अमिताभ बच्चन हैं और शाहरुख खान में लुढ़के व्यापार चैनलों के लिए एक उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। जब वो है टीवी एंकरों ने पार्टी की टोपी पहन रखी थी और केक काटा था। जब वो फेंकता है दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बड़ा तंत्र मंत्र, ऐसा लगता है जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। यदि एक जिस सरकार को बाजार पसंद नहीं सत्ता में आता है, मिस्टर सेंसेक्स पानी में पत्थर की तरह गिरकर अपना नीला मिजाज साफ करता है। जब सरकार की घोषणा अधिक आर्थिक सुधार जैसे कि जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, वो फेंकता है लाइफटाइम हाई छूकर पार्टी। यह कौन है मिस्टर सेंसेक्स और हमें क्यों करना चाहिए उसके ऊपर और नीचे मूड के बारे में चिंता? खैर, लंबी अवधि के निवेशकों के रूप में मेरा सुझाव है कि मिस्टर सेंसेक्स को नज़रअंदाज करें। लेकिन इससे पहले आप ऐसा करते हैं, समझते हैं कि वो कौन है। संक्षेप में, वो आपके जीवन के लिए अप्रासंगिक क्यों है अवधि, लेकिन लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर सेंसेक्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यही है। एक क्या है क्रमांक संख्या? यह एक संख्या है जो किसी चीज़ की कीमत में परिवर्तन को दर्शाती है जब आप इसकी तुलना अतीत में इसकी कीमत से करते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा चबाएं। हम है किसी मूल्य में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए किसी संख्या का उपयोग करना। आइए इसे बेहतर समझते हैं। हम हर समय एक इंडेक्स नंबर का उपयोग करते हैं और वो है मुद्रास्फीति सूचकांक। जब हम चीजें खरीदने जाते हैं तो हम मुद्रास्फीति का अनुभव करते हैं।
और हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ें जब सरकार डेटा जारी करती है। हम सब ने पढ़ा है कि मुद्रास्फीति ऊपर या नीचे है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सूचकांक संख्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ता मुद्रास्फीति को ऊपर या नीचे ट्रैक करता है पिछली संख्या की तुलना में। मुद्रास्फीति सूचकांक किससे बना होता है? क्या इसमें सभी सामान शामिल हैं और देश में सेवाएं? यह एक असंभव कार्य होगा, इसलिए सूचकांक बना है सबसे अधिक प्रतिनिधि आइटम, जैसे कि भोजन, ईंधन, कपड़े, आवास के बीच अन्य उपभोक्ताओं के लिए बड़ा खर्च सभी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल है खर्च। इनमें से प्रत्येक आगे अपनी सबसे अधिक प्रतिनिधि वस्तुओं में टूट जाता है। उदाहरण के लिए, भोजन में आगे अनाज, अंडा, मांस, फल, सब्जियां, दूध और पेय पदार्थ। इन श्रेणियों में से प्रत्येक आगे इसके में टूट जाएगा अधिकांश प्रतिनिधि आइटम। उदाहरण के लिए, आम की 30 से अधिक किस्में हैं भारत। लेकिन एक प्रकार का आम कितना लोकप्रिय है, इसके आधार पर सूचकांक में केवल कुछ ही शामिल होंगे हैं और देश में आमों की कुल बिक्री में इसका हिस्सा कितना बड़ा है। हाँ, मैं निश्चित रूप से हाफ सूचकांक में है मेरे साथ अब तक, ठीक है। अब सूचकांक में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और कुछ चीजों के दाम कम होंगे। उदाहरण के लिए, एक टेलीफोन कॉल की कीमत पिछले 10 वर्षों में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन दाल की कीमत 3 गुना से अधिक हो गई है। कीमत में उतार चढ़ाव एक दूसरे को रद्द कर देंगे, लेकिन अगर कीमत औसतन बढ़ जाती है, कीमतों में गिरावट से अधिक रहा है, सूचकांक बढ़ेगा और हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत होता है, तो हमें यह कहने के लिए आंकड़े मिलते हैं कि मुद्रास्फीति गिर रही है। बाजार में कुछ खरीदने का हमारा व्यक्तिगत अनुभव शायद प्रतिबिंबित न करे मुद्रास्फीति की व्यापक प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए, आप दूध खरीदने जाते हैं और कीमतों का पता लगाते हैं बढ़ गए हैं, लेकिन सूचकांक नीचे हो सकता है क्योंकि ईंधन की कीमतों में गिरावट और कई अन्य चीजों ने दूध की कीमतों में वृद्धि को रद्द कर दिया है। 8.3 हम अब श्री सेंसेक्स से मिलने के लिए मूल्य सूचकांक की इस समझ का उपयोग कर सकते हैं। सेंसेक्स 30 सबसे अधिक प्रतिनिधि कंपनियों से बना है जो सूचीबद्ध हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 1 को सूचकांक का प्रारंभिक मान 100 है। अप्रैल 1979। सूचकांक उन कंपनियों से बना होता है जो उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनमें वे काम करते हैं। वे ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका शेयर बाजार में सबसे अधिक कारोबार होता है। जब हम कहते हैं सेंसेक्स बड़ा, हमारा मतलब सेंसेक्स की 30 कंपनियों से ज्यादा है कीमतें गिरने की तुलना में बढ़ी। जब सेंसेक्स गिरता है तो इसका उल्टा होता है। सेंसेक्स किसका बैरोमीटर है? शेयर बाजार में दिन के दौरान और लंबी अवधि में गतिविधि। तो कब आप शब्द सुनते हैं सेंसेक्स ऊपर है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने फेंक दिया नीचे पासा और बाजार ऊपर चला गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कीमतों में की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है 30 कंपनियों के लिए नीचे। निफ्टी 50 एक और इंडेक्स है जो बाजार की सेहत को ट्रैक करता है। यह से बना है 50 स्टॉक। भारत में 2 बड़े एक्सचेंज हैं, BSE और NSE, और दोनों सूचकांकों का अपना सेट होगा। सेंसेक्स और निफ्टी 50 व्यापक बाजार सूचकांक हैं और इन्हें लार्ज कैप भी कहा जाता है सूचकांक। आपने मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन शब्द तो सुना ही होगा। यह कीमत से गुना कंपनी के शेयरों की संख्या है। अगर फर्म के बाजार में 100 शेयर हैं और वे वर्तमान में 50 रुपये प्रति शेयर पर बेचते हैं, तो मार्केट कैप 5,000 रुपये है। दरअसल शेयरों की संख्या लाखों में होती है और कीमत तिगुनी हो सकती है अंक। इसलिए मार्केट कैप नंबर हमारे उदाहरण से बहुत बड़े दिखते हैं। भारत का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। 6.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मार्केट कैप।
30वीं कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख रुपए है करोड़। बीएसई की 100वीं कंपनी के पास करीब 25,000 करोड़ रुपए का बाजार है। टोपी 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में शामिल होने के लिए सूचीबद्ध कंपनी के पास काफी बड़ा पूंजीकरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास बहुत सारे शेयर हैं। बाजार और मूल्य स्तर एकल अंकों में भी नहीं है। लार्ज मार्केट कैप कंपनियां आमतौर पर में परिपक्व स्थापित फर्म होती हैं। बाजार वे तेजी से विकास के बजाय लाभांश देने के लिए जाने जाते हैं। सेबी एक लार्ज कैप कंपनी को परिभाषित करता है जो पहली 100 कंपनियों के भीतर है शेयर बाजार पर बाजार पूंजीकरण द्वारा। मिड कैप एक ऐसी कंपनी है जो के बीच रैंक करती है मार्केट कैप के हिसाब से 101 से 250 और स्मॉल कैप 251 और उससे नीचे हैं। क्या सेंसेक्स कंपनियां बदलती हैं या समय के साथ वही रहती हैं? अभी जैसे ही नए उत्पाद और सेवाएं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रवेश करती हैं और पुराने उत्पाद बन जाते हैं कम महत्वपूर्ण। इसलिए सेंसेक्स के भीतर के क्षेत्र और फर्म भी बदलते हैं। सेंसेक्स औपचारिक रूप से 2 जनवरी 1986 को 30 सबसे सक्रिय रूप से कारोबार वाले शेयरों के साथ लॉन्च किया गया था। उस अवधि का आधार वर्ष के रूप में 1 अप्रैल 1979 और 100 के प्रारंभिक मूल्य के साथ 1986 में सेंसेक्स उन कंपनियों से बना था जिनमें एसीसी, बॉम्बे शामिल थी, डाइंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, ग्वालियर रेन, मुकुंद और जेनित। ये 2004 तक सूचकांक से बाहर हो गया और आज केवल 5 के साथ कंपनियों का एक नया समूह है। सेंसेक्स में अभी भी मूल 30 में से मिस्टर सेंसेक्स ने उन कंपनियों को किया बाहर। अब सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपनियां नहीं हैं और इसमें प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियां शामिल हैं देश में गतिविधि के नए क्षेत्र गए सीमेंट, स्टील, कमोडिटी और इंजीनियरिंग स्टॉक। सेंसेक्स का बदलता चेहरा बाजार को दर्शाता है 1980 से आज तक परिवर्तन। उदाहरण के लिए बैंकिंग, दूरसंचार और फार्मा ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें नहीं मिला 1980 के दशक के सेंसेक्स में स्थान था, लेकिन अब मजबूती से सूचकांक में है। कंपनियां हैं एक सूत्र के आधार पर शामिल और बहिष्कृत और इसलिए नहीं कि कंपनी अध्यक्ष सेबी के अध्यक्ष या स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के मित्र होते हैं। अगर आप सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी 50 खरीद सकते हैं तो आप अपने आप होल्ड कर लेंगे। भारत में बड़ी सर्वाधिक बिकने वाली कंपनियां जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अच्छा कर रहे हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे करना है तो अगले अध्याय पर जाएं। बिल्कुल अभी मिड कैप इंडेक्स क्या है और क्या बनकेक्स भी है अनुक्रमणिका? मान लीजिए कि आप केवल खाद्य मुद्रास्फीति को ट्रैक करना चाहते हैं, न कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं में समग्र मुद्रास्फीति को। आप एक और इंडेक्स बनाएंगे जो कि जस्ट की कीमतों को देखेगा, भोजन के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं। फिर भोजन के भीतर यदि आप ट्रैक करना चाहते हैं सब्जियों और फलों में महंगाई, हाँ ठीक है, तो आप सब्जी और फल का उपयोग करें अनुक्रमणिका। शेयर बाजार को समझने के लिए उसी तर्क का प्रयोग करें। सेंसेक्स और निफ्टी 50 कीमतों में बदलाव के व्यापक बाजार संकेतक हैं। स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कीमत का व्यापक बैरोमीटर है, परिवर्तन जो भारतीय उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। मिड कैप इंडेक्स केवल को ट्रैक करता है प्रतिनिधि मिड कैप कंपनियां। ये वे कंपनियां हैं जो आकार में छोटी हैं। सेंसेक्स में बैठने वाली बड़ी परिपक्व कंपनियों की तुलना में छोटे होने के कारण उनके पास है कम बाजार पूंजीकरण और व्यापार के लिए कम शेयर। उनका विकास और पतन दोनों हो सकता है। होशियार होना। एक स्मॉल कैप इंडेक्स उन फर्मों को ट्रैक करेगा जो और भी छोटी हैं। एक बनकेक्स ट्रैक करेगा बैंकिंग क्षेत्र के शेयर। एक पीएसयू इंडेक्स सिर्फ पीएसयू की कीमतों को ट्रैक करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। एक प्रौद्योगिकी सूचकांक तकनीक की कीमतों का मानचित्रण करेगा। फर्म
एक इंफ्रा इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों की कीमतों को ट्रैक करेगा। एक एफएमसीजी इंडेक्स सिर्फ एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स फर्मों की कीमतों को ट्रैक करेगा। अगर आप एक विचार के बारे में सोच सकते हैं, आप इसके चारों ओर एक अनुक्रमणिका बना सकते हैं। जिस तरह एक खाद्य सूचकांक अधिक अस्थिर होगा, कीमतें ऊपर और नीचे जाएंगी अधिक तीव्रता एक व्यापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में। इसलिए सेंसेक्स भी होगा मिड कैप इंडेक्स या सेक्टर इंडेक्स में बदलाव की तुलना में अधिक स्थिर। अस्थिरता प्रभावित करती है जो शेयर बाजार में कम समय के लिए सौदा करते हैं। लेकिन आप जितना अधिक समय तक सूचकांक को काम करने दें, अस्थिरता का प्रभाव कम होगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था में शेयर की कीमतें लंबे समय में ऊपर जाती हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में सोचो। कैसीनो नहीं में शेयर बाजार। यह एक ऐसी जगह है जहां वैध फर्मों की सूची ताकि जनता और संस्थान इसके व्यवसाय में भाग ले सके। व्यवसायों में शेयर खरीदना। फर्म माल बनाती हैं और सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है। अच्छा मुनाफा और संभावित वृद्धि स्टॉक की कीमत का आधार है। उठना। लंबी अवधि में बढ़ती कीमतें ए की वृद्धि और मुनाफे को दर्शाती हैं। सोहबत। मैं क्यों कहता हूं कि मुद्रास्फीति समायोजित रिटर्न पाने के लिए स्टॉक सबसे अच्छा मार्ग है? या रिटर्न जो कीमतों में वृद्धि से अधिक है। याद रखें कि एफडी रिटर्न आमतौर पर आपको रिटर्न मिलता है जो आपकी क्रय शक्ति को नष्ट कर देता है। यह स्टॉक के बारे में क्या है? कीमतें जो इसे मुद्रास्फीति समायोजित बनाती हैं। फिर से मूल बातों पर वापस जाएं। जैसे जैसे प्रणाली में मुद्रास्फीति बढ़ती है, फर्मों के लिए इनपुट लागत बढ़ती है, उन्हें पर पारित किया जाता है उपभोक्ताओं को उच्च अंतिम कीमतों के रूप में। मार्जिन या का मुनाफा। इसलिए फर्म को इनपुट मूल्य मुद्रास्फीति के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। 4 मुझे अपने पैसे को इक्विटी एक्सपोजर देना क्यों पसंद है? बहुत। हर बार जब मैं अपनी कार्यशालाओं, व्याख्यानों और वार्ताओं में दर्शकों को एक स्लाइड दिखाता हूं, हौंफना जिसे देखकर चेहरों पर अविश्वास होता है। यह स्लाइड क्या है? यह दिखाता है 1980 में आज 4 अलग अलग उत्पादों में 1 लाख रुपए का निवेश किया गया। 1 सावधि जमा, 2 सोना, 3 सार्वजनिक भविष्य निधि, 4 सेंसेक्स। 1 लाख रुपए इनमें से प्रत्येक उत्पाद में निवेश किया गया है और कंपाउंड में छोड़ दिया गया है जिसकी कीमत 19.35 लाख रुपए है। सावधि जमा, सोने में 16.10 लाख रुपए, पीपीएफ में 32.78 लाख रुपए और अपना रखें सांस, सेंसेक्स में 2.3 करोड़ रु। ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से सोने ने बेहतर किया। अगर आपको पहला भाग समझ में आया इस अध्याय के और अब तक की किताब से, आप इन नंबरों को भी समझ पाएंगे। एफडी कम रिटर्न वाला निवेश है जो प्रभाव के कारण क्रय शक्ति को नष्ट कर देता है। मुद्रास्फीति की ज्यादा ब्याज दर की वजह से पीपीएफ बेहतर करता है। सोना खराब करता है क्योंकि इसकी कीमत उच्च और निम्न से गुजरती है। और जब अवधि होती है, सोने का इतिहास जो आपको बहुत सारा पैसा बना सकता था, समय के साथ यह भाप खो देता है। सेंसेक्स में ऐसा क्या जादू है कि लगभग 40 वर्षों में पैसा है तेजी से बढ़ा? कोई जादू नहीं है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक व्यापक बाजार इंडेक्स में हमेशा उस समय का अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक होंगे। कोई भी निवेश जो आपको इंडेक्स स्टॉक को उसी अनुपात में खरीदने की अनुमति देता है जो आपको इंडेक्स देगा। रिटर्न आपको घोषित लाभांश और बोनस शेयरों का लाभ भी मिलता है जैसे ही आप इंडेक्स रखते हैं। जारी किया जाता है, इसलिए समय के साथ सुपर रिटर्न। बहुत पहले जब मैं आउटलुक मनी का संपादन कर रहा था तो मैंने एक अभ्यास करने का निश्चय किया। हम सेंसेक्स के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न लेने के आदी थे, यानी हम एक तारीख चुनते हैं और देखो क्या प्रतिफल 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व,
10 वर्ष पूर्व, 20 साल पहले और इतने पर। लेकिन क्या होगा अगर हम जिस तारीख को चुनते हैं वो एक ऐसा दिन है जब बाजार है वास्तव में उच्च? क्या हमें बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न नहीं मिलेगा? क्या होगा यदि यह वर्ष में सबसे कम है? मैं साल में किसी एक दिन सेंसेक्स में निवेश को ट्रैक करना चाहता था पिछले 30 वर्षों में विभिन्न समय अवधियों में। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 1980 को सेंसेक्स में 1 लाख रुपए का निवेश किया और फिर उस निवेश को 1 साल के लिए रोक कर रखा। तुमने किया वही 2 जनवरी 1980 को और 1 साल के लिए आयोजित किया। फिर आपने 3 पर खरीदा जनवरी और 1 साल के लिए आयोजित किया गया। और आप 30 साल तक ऐसा करते रहे। वहाँ वे दिन थे जब आपने खरीदा था जब बाजार बहुत कम था और आपका पैसा अधिक था, 1 साल में 2 गुने से भी ज्यादा। ऐसे दिन थे जब आपने बहुत अधिक खरीदा और आपका 1 साल में आधा हुआ पैसा। अब यही अभ्यास 2 साल की होल्डिंग अवधि के साथ करें। आप 1 पर खरीदते हैं जनवरी 1980 और 2 साल के लिए पकड़ो। आप 2 जनवरी को खरीदें और 2 के लिए होल्ड करें साल। आप इसे 30 साल में करते हैं। आपका अधिकतम रिटर्न और अधिकतम नुकसान अब आपके पिछले अनुभव से कम है। 5 साल तक करें ये एक्सरसाइज, इंतजार की अवधि, फिर 10, फिर 12, 13 और इसी तरह। 7 साल के आसपास आपको एक बहुत ही दिलचस्प परिणाम मिलना शुरू होता है कि अस्थिरता प्रतिफल कम होने लगता है और औसत प्रतिफल लगभग 14-15% प्रति वर्ष होता है। कई कारकों के आधार पर जिस वर्ष न्यूनतम रिटर्न है सकारात्मक 7 से 10 साल के बीच है। मेरे पास आखिरकार दीर्घावधि के सबूत थे। निवेश, मुझे याद है कि प्रक्रिया दोपहर लगभग 2 बजे शुरू होती है। दोपहर में अगला जब मैं ऊपर देखा, बाहर अंधेरा था। यह व्यापक आंकड़ा काम था, लेकिन अद्भुत परिणामों ने मुझे मध्यम वर्ग के लिए इक्विटी एक्सपोजर लाने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया। भारत का पैसा और सोने, रियल एस्टेट और एफडी पर उसकी निर्भरता खत्म। आपने यह मुहावरा इतनी बार सुना होगा, यह बाजार का समय नहीं है, बल्कि समय है बाजार जो मायने रखता है। बाजार में समय मायने रखता है क्योंकि यह बाजार को सुचारू करता है, बाजार की अस्थिरता। इसलिए आपको इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए बाजार अगर आपको अगले साल इसकी आवश्यकता है। इक्विटी बनाम रियल एस्टेट, लोगों के किसी भी समूह से पूछे कि सबसे ज्यादा रिटर्न क्या देता है और 10 में से 9 कहेंगे रियल एस्टेट। 10वां सबसे अच्छा निवेश के रूप में सोने का नाम देगा। स्टॉक का उल्लेख करें या शेयर बाजार से संबंधित घोटालों के कारण इक्विटी और प्रतिक्रिया या तो प्रतिकूल है, यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं के अप्रकाशित घोटाले सहित, या भयभीत। हर बार जब मैं किसी समूह से बात करता हूं, तो मुझे वही प्रतिक्रिया मिलती है। वास्तविक के साथ एक निश्चित बात, संपत्ति और सोना, और इक्विटी के साथ अविश्वास की समग्र भावना। आइए इस EBIT को अनपैक करें। आइए वापसी दरों को देखें। मैं इसे 2 भागों में करूंगा। 1. ऐतिहासिक रिटर्न। यदि हम जून 1980 में 127.9 पर सेंसेक्स से शुरू करते हैं, सेंसेक्स 1 अप्रैल 1979 को 100 पर था। एक सार्थक के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में तुलना करें और बाजार, रियल एस्टेट और सोने के प्रतिफल को देखें, तो हमें एक तीनों के लिए सकारात्मक वापसी। जैसा कि हमने ऊपर देखा, सोने में निवेश लंबी अवधि में सकारात्मक रहा है, लेकिन नकारात्मक क्षेत्र में चला गया है यदि निवेश सोने के शिखर पर किया गया था। 2012 सेंसेक्स में निवेश की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 16% का रिटर्न मिला। वही अवधि जो 1979 और 2018 के बीच है। डेटा और स्थान के मुद्दों की कमी के कारण अचल संपत्ति को ट्रैक करना कठिन है। इसलिए मैं उस गांव को चुना जहां भैंस पहले नहाती थी लेकिन जो अब बदल गई है बूमटाउन नाउ, यानी गुड़गांव, यह देखने के लिए कि कीमत में क्या बदलाव आया है।
से बात कर रहे हैं 1980 के दशक के मूल निवासी जो अब DLF सिटी है। मुझे मोटे तौर पर मिलते हैं 2 लाख रुपए का निवेश 34 वर्षों में 2 करोड़ रुपए में बदल रहा है, या औसत वार्षिक वृद्धि दर 15%। लेकिन याद रखें, सोना और रियल एस्टेट दोनों की लेन देन लागत बहुत अधिक होती है, इक्विटी नहीं है। दोनों मामलों में हाथ में रिटर्न की तुलना में कम होगा इक्विटी। दूसरा, अब आइए स्लाइस ऑफ टाइम रिटर्न देखें, क्योंकि यह व्यापक स्वीप डेटा एक निवेशक द्वारा इन्फोसिस खरीदने और दूसरी खरीदारी करने की अलग अलग कहानियों को छुपाता है। सत्यम, यह गुड़गांव में एक निवेशक की खरीदारी की और दूसरे में खरीदारी की कहानियों को छुपाता है। फरीदाबाद, व्यापक स्वीप डेटा बाजार में मौजूद किसी व्यक्ति से बात नहीं करेगा। 2003 और 2008 के बीच एक फ्लैट खरीदने और सबसे बड़ी कीमत में से एक के माध्यम से रहने के लिए भारत में शहरी आवास का पुनर्मूल्यांकन। मुझे याद है कि मैं था और उस फ्लैट की कीमत, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए थी, 2003 की शुरुआत हर कुछ हफ्तों में बढ़ती रही। अंत में यह लगभग ₹2 पर बसा। 2008 के अंत तक करोड़ों, एक लुभावनी 46% की वार्षिक वृद्धि दर 5 साल से अधिक। और एक साल ऐसा भी आया जब दिल्ली रियल एस्टेट में कीमतें दोगुनी हो गईं। लेकिन यह ठीक उसी तरह है जैसे इक्विटी मार्केट का समय। जिन लोगों ने 2003 और 2006 के बीच अचल संपत्ति खरीदी, वे भाग्यशाली रहे। और यह वास्तव में ऐसा नहीं था कि वे जानते थे कि एलर ग्रीनस्पैन दरों को कम रख रहा था और बाढ़ ला रहा था सस्ते पैसे वाली दुनिया, जैसा कि उस अवधि में इक्विटी निवेशकों ने किया था। सेंसेक्स 2003 से 2008 तक का रिटर्न लगभग 35% रहा। फिर एक साल हो गया 2009 के मध्य से 2010 तक, जब बाजार दोगुना हो गया। अचल संपत्ति और दोनों 2003 से 2014 तक सेंसेक्स ने सालाना 20% का रिटर्न दिया। याद रखें, ये नंबर लेन देन की लागत, करों को ध्यान में नहीं रखते हैं। निवेश या मुद्रास्फीति के रखरखाव की लागत। उदाहरण के लिए, गोल्ड रिटर्न है ज्यादा बताया गया है क्योंकि ज्यादातर लोग आभूषण खरीदते हैं और ज्यादातर रिटर्न उसी को जाता है मेकिंग चार्ज के जरिए। जौहरी करों के कारण सावधि जमा रिटर्न नकारात्मक हो जाता है और मुद्रास्फीति कर और मुद्रास्फीति के बाद सकारात्मक रिटर्न देने वाली केवल 2 संपत्तियां वास्तविक हैं, संपत्ति और इक्विटी। लेकिन स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण की लागत जैसी लागतें शामिल करें, एक किराएदार के लिए घर तय करना और अचल संपत्ति से रिटर्न कम दिखना शुरू हो जाता है। आकर्षक, मैं असली खरीदने के आत्मा कुचल अनुभव को भी शामिल नहीं कर रहा हूं। भारत में संपत्ति उस सवारी से ठीक है कि संपत्ति एजेंट आपको काले रंग में ले जाते हैं। अचल संपत्ति के लिए धन पंक्तिबद्ध सड़क। 5 इक्विटी निवेश के नियम। इक्विटी निवेश के अपने नियम हैं और जब तक आप उनका पालन नहीं करेंगे, आप हार जाएंगे। 1. शेयर बाजार में निवेश करते समय इसे वही धैर्य दें जो आप अचल संपत्ति देते हैं। अच्छे इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए 5 साल का धैर्य चाहिए, लगातार रिटर्न के लिए 10 साल। लेकिन वास्तव में 15-20 वर्षों में धीमी गति से खाना बनाना होगा। 2. याद रखें कि आपका जोखिम खराब उत्पादों को चुनना और बाद में पता लगाना है 15 साल से आपके फंड मैनेजर ने खराब काम किया है, जबकि अन्य दूर चले गए आगे। आपने बाजार में औसत उत्पाद से भी बदतर प्रदर्शन किया। 3. यदि आप पाते हैं बाजार में इक्विटी उत्पादों का चयन करते समय खुद को जमे हुए प्रत्यक्ष स्टॉक बाजार से जुड़े उत्पाद जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप और म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजर चुनने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ जाएं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF या एक व्यापक बाजार सूचकांक से जुड़ा एक इंडेक्स फंड या एक मिड कैप इंडेक्स। बिना के औसत बाजार प्रतिफल प्राप्त करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है फंड मैनेजर होने का जोखिम उठाना।
आप सबसे अच्छी तरह से प्रबंधित फंड से भी बदतर करेंगे, लेकिन सबसे खराब से बेहतर प्रबंधित धन ETF की लागत भी अब बहुत कम है कि कर्मचारियों की SBI म्यूचुअल फंड ETF में भविष्य निधि संगठन EPFO का पैसा बाजार के लिए कुल लागत कम कर दी है। एक औसत इक्विटी फंड आपको सालाना रिटर्न का 2% खर्च करता है और सबसे सस्ते ETF की कीमत 0.03% है 30 साल की अवधि में। यह अंतर यदि आपका प्रबंधित फंड इंडेक्स को से अधिक नहीं हराता है तो लागत महत्वपूर्ण होगी। लागत अंतर। चौथा, किसी ऐसे उत्पाद में निवेश न करें जो आपको किसी खास कंपनी में बंद कर दे या संपत्ति प्रबंधक। हम जो भूल जाते हैं वो यह है कि लंबी अवधि में इक्विटी निवेश में जोखिम बाजार का नहीं है, बल्कि खराब फंड प्रबंधन का है। यही कारण है कि मैं नहीं प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में यूलिप रखने की सलाह दें। लागत के मामले में म्यूचुअल फंड के साथ एक यूलिप आपको किसी विशेष कंपनी के परिसंपत्ति प्रबंधन के साथ लॉक कर देगा और फेरबदल महंगा है। आप जो चाहते हैं वो एक ऐसा उत्पाद है जहां बाहर निकलना संभव है, सस्ता और आसान। इसे पोर्टेबिलिटी के रूप में सोचें। आपको अपने पैसे को पोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप मौजूदा फंड से नाखुश हैं तो बहुत कम लागत में बेहतर फंड मैनेजर। 5. अगर आप मैनेज्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सीखना शुरू करें के माध्यम से पढ़ें। कुछ स्मार्ट निवेशक यह देखने के लिए अपने फंड को तीनों मैट्रिक्स से आगे बढ़ाते हैं कि क्या वे पास करते हैं। परीक्षण 1. सोच समझकर निर्णय लें जो आप स्वयं कर सकते हैं। इक्विटी में निवेश नहीं करना नहीं है एक विकल्प। आप निवेश के सड़क नियमों को भी समझ सकते हैं। यह भी याद रखें कि हमने एक इमरजेंसी फंड बनाया और मेडिकल खरीदा और लाइफ कवर ताकि आप अपना पैसा लंबी अवधि के लिए काम पर लगा सकें। हमने लिया धन को तरल रखने और अपने अधीन सुरक्षा जाल बनाने की आवश्यकता को दूर करें। धन का डिब्बा। आपका पैसा बॉक्स वो जोखिम उठा सकता है जो इक्विटी अल्पावधि में लाता है अभी। इसलिए जैसा कि मैं इक्विटी के लिए मामला बनाता हूं, निवेशकों को यह याद रखने की जरूरत है कि अगर उन्होंने दिया था इक्विटी के लिए वही सम्मान जो वे रियल एस्टेट को देते हैं, यह एक आसान सवारी होगी कम लागत के साथ। बेशक इक्विटी निवेश का मतलब है कि आपको इसका पालन करना होगा। नियम और नियम नम 1 यह है, यदि आप पंट करना चाहते हैं तो कैसीनो में जाएं। इक्विटी प्राप्त करना एक्सपोजर एक पोर्टफोलियो रखने के नियमों का पालन करने के बारे में है जो आपको इंडेक्स देता है प्लस रिटर्न और किचन सिंक को हॉट टिप पर दांव लगाने के बारे में नहीं। क्या तुम्हें यह आता है? बाद में मत रोना। इक्विटी खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? म्यूचुअल फंड्स। वो अगला है अध्याय।